जय भारत, जय सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद भगत सिंह की जय हो, लाला लाजपत राय की जय हो, अशफाक उल्लाह खां की जय हो, ठाकुर रोशन सिंह की जय हो, अमर सिंह राजेंद्र सिंह लाहिड़ी की जय हो और रास बिहारी बोस की जय हो, राजगुरु की जय हो, बटुकेश्वर दत्त की जय हो और हमारे देश के जाने अनजाने अनेकों महापुरुष और जो बलिदान हुए, शहीद हुए, ये जो हमने जय बोली है वो शहीदों के हिसाब से बोली है। जो शहीद हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर के पानी। जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो कहना है अपने प्रिय महान भारत देश के देशभक्त किसानों, शिक्षकों, अध्यापकों, गुरुजनों, धर्मगुरुओं और धर्म प्रचारकों, सभी से निवेदन है, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, मीडिया कर्मी, मीडिया वालों सभी और सभी कर्मचारी, अधिकारी वर्ग, जनप्रतिनिधि और देश के पदाधिकारी सभी और मेरे देश के छात्र और बेरोजगारों और देश की देशभक्त जनता सभी से निवेदन है कि मनन करो, नेशनल डिबेट करो कि किन हालातों में हमारा देश गुजर रहा है, समस्याएं और उनके निदान के बारे में सोचो। बहुत हो गया धोखा खाते, पानी सिर से ऊपर आया, एक हो जाओ देशवासियों, सुधारनी है भारत की बिगड़ती काया। सूर्य भैया का ये संदेश, जातिवाद भेदभाव मिटाओ, एकता लाओ और मजबूत और विकसित बनाओ अपना भारत देश। तो आज जनता परेशान है। क्यों परेशान है? कि चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र, दो तरह के तंत्र होते हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव प्रणाली सही होगी तो अच्छे लोग चुने जाएंगे। आज चुनाव प्रणाली में खामियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए हमने अब से करीब 10 साल पहले बरेली से ये पत्राचार किया था, चिट्ठियां भेजी थी, फैक्स किए थे। तारीख थी 2 फरवरी 2012। 2 फरवरी 2012 को ये लेटर, ये जो लेटर है वो भेजा गया था। ये जो लेटर है, तारीख देखिए, और ये लेटर भेजा गया था। ये है लेटर चुनाव सुधार का, ये भेजा गया था महामहिम राष्ट्रपति के नाम से। और महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली के नाम से, चुनाव आयोग के नाम से। इसी तरह हम लगातार पत्राचार, करस्पॉन्डेंस कर चुके हैं, करते रहे हैं। दिल्ली जाकर हमने रिसीविंग कॉपी कराई है, रिसीविंग ली है राष्ट्रपति भवन पर, चुनाव आयोग पर जाकर। तो उनका जो है क्या किया है हमने वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इतना ही बता सकते हैं हम कि कुछ हद तक हमें कामयाबी मिल चुकी है। जैसे कि हम 2017 में
फोटो लग चुके हैं, चुनाव चिन्ह होते ही हैं। उसके बाद जो बैलेट पेपर आता है उसमें प्रत्याशियों के 2017 में फोटो भी लगवा चुके हैं और इसकी करस्पॉन्डेंस हम 2017 में फोटो लगे हैं। तो जो करस्पॉन्डेंस है वो 2012 से है। और वैसे तो हमारा जो चुनाव सुधार अभियान है 91 चल रहा है, 1991 चल रहा है, 1995 में हम चिट्ठियाँ दी हैं, 1993 में और 2000 में। इस तरह से हम पत्राचार लगातार भारत सरकार के और संबंधित विभागों के संपर्क में रहे हैं। जागृति और जन जागरण हम करते रहे हैं। तो उसमें सुधार यही हुआ है कि 2017 में जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें पहली बार फोटो भी लग गए कैंडिडेट के, यानी फोटो देखकर आप वोट डाल सकते हैं ये। और दूसरी चीज़ जो बिस्तर पड़ते हैं उन पर भी पाबंदी लग गई थी और हमने मांग की थी कि जो वोटर पर्चियाँ बनती हैं, पार्टियाँ को कार्यकर्ता बनाते हैं, उनकी जगह जो है सरकारी कर्मचारी बनाएं। तो अब लेखपाल को भी आदेश हो चुके हैं कर्मचारियों को भी कि वो वोटिंग वाले दिन जाकर पर्ची बनाए, पहले पर्ची बनाए, पर्ची बांटे। पहले पार्टियां और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी घर घर जाकर पर्ची बांटते थे, लेकिन अब सरकारी स्तर पर घर घर पर्चियाँ बांटी जाती हैं। और लेकिन अभी भी चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद भी बिस्तर अभी पड़ रहे हैं, जबकि बिस्तर पड़ना अवैध है। जिस दिन चुनाव होते हैं उस दिन बिस्तर नहीं पड़ने चाहिए, किसी कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। वोट डालें और जाएं, खाली लेखपाल अपनी वोटर लिस्ट लेकर बैठ जाए, सचिव वगैरह बैठ जाए, जिस किसी का वोट की पर्ची चाहिए वो दें, बाकी भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस कानून तो बन गया है, लेकिन इसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। तो धन बल पर भी अंकुश लगाने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी पर्याप्त सुधार नहीं हो पाए हैं। तो हम ये जो चुनाव सुधार का पत्र है वो पढ़कर आपको हम सुना रहे हैं, जो कि हमने 2 फरवरी 2012 को चुनाव आयोग को भेजा था। आपसे निवेदन है कि भारत के राष्ट्रीय व जनहित और वास्तविक गणतंत्र की मजबूती को दलगत, जातिगत, क्षेत्रगत, वर्गगत, सांप्रदायिकगत भावना से दूर हटकर एक नेशनल डिबेट, राष्ट्रीय गोष्ठी के आधार पर बहस कराकर आवश्यक चुनाव प्रणाली में संशोधन किए जाएं। यथाशक्ति, यथा अधिकार आयोग तत्काल सुधार करे, ताकि नीतिगत सुधार माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से हो सकते हैं। यदि इच्छाशक्ति बनाई जाती है तब, तथा जनहित व भारत और इंसानियत व मानवाधिकारों का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। एक दिन न हम होंगे न आप होंगे सिर्फ हमारे आपके कारनामे बयाने जो होंगे, क्योंकि अमर होकर कोई नहीं आया। एक दिन सबको इस धरती से, इस जीवन से, इस जिंदगी से जुदा होना है। तो क्यों ना कुछ अच्छा कर जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें और हमारा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। तो आगे तो क्यों ना हम सब, चूंकि पहले भारत के नागरिक हैं, बाद में अन्य पदाधिकारी हैं, तो क्यों ना इंसानियत, देशभक्ति, गणतंत्र, संविधान के मूल उद्देश्यों को पूरा करने को संकल्पित व संप्रदाय। मेरा मतलब ये है कि पूरा देश के नागरिक, चाहे वो सक्रिय राजनीति में हो चाहे ना हो, लेकिन देश के प्रति सभी जिम्मेदार हैं। सबकी जिम्मेदारी बनती है, देश सबका है, तो देश के लिए सभी काम करें, भले ही वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, मीडिया कर्मी हो, धर्म प्रचारक हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, सभी छात्रों, बेरोजगारों, महिलाओं, पुरुषों, सभी देश के नागरिक है, सभी की जिम्मेदारी बनती है। भले इसलिए क्योंकि जो वोटर है, जो जब वोट डालने जाते हैं, वोट सबका होता है, तो एक नागरिकता की जिम्मेदारी है।
तो इस पर विचार करें और सहयोग करें। भले ही सक्रिय, भले जो नौकरी में होते हैं वो चुनाव, अंतर इतना है कि जो सक्रिय राजनीति वो नहीं हो सकता जो कि भारत सरकार की नौकरी करता है, यानी कि जो लाभ के पद पर है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बस इतना अंतर है, बाकी राजनीति से कोई परे नहीं होता है। देश की जिम्मेदारी सबकी होती है। कहने का मतलब ये सक्रिय राजनीति नहीं कर सकता जो कि लोक सेवक होता है। बाकी जिम्मेदारी तो सभी होती है, सभी संविधान पढ़ते हैं, सभी या हमारा नागरिक पढ़ते हैं, सभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, पढ़ाई होती है, इम्तहान होते हैं, IAS PSS के इम्तहान होते हैं, सही में सभी में राजनीति विज्ञानिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी की जिम्मेदारी है देश के प्रति। एक भारत के अधिकार भी हैं नागरिक के और कर्तव्य भी हैं, तो कर्तव्यों का भी पालन कर अधिकारों की भी लड़ाई लड़ें, यही मेरा कहना है। तो सभी इस पर विचार करें और सहयोग और समर्थन करें। और भले ही कोई सक्रिय राजनीति में हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सक्रिय राजनीति में होने के बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि लोक सेवक जो होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, बाकी जनता चुनाव लड़ सकती है, सक्रिय राजनीति कर सकती है। लेकिन देश के प्रति सतर्कता जिम्मेदारी सभी की है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में हो। तो कहने का मतलब यह है कि क्यों ना इंसानियत, देशभक्ति, गणतंत्र व संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के संपर्क हो। कहने का मतलब यह है कि देश पहले है, पार्टियां बाद में है। पहले हम देश की सोचें, इंसानियत की सोचें। हमें राष्ट्रीयता, इंसानियत, एकता, अखंडता, समानता और मानवता, विकास और देशभक्ति के बारे में सोचना है। देशभक्ति यानी नेशनल बनो और बनाओ, तभी हमारा लोक और परलोक का सच्चा मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे द्वारा चुनाव प्रणाली में संशोधित हेतु चुनाव आवश्यक जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत हैं, यानी कि चुनाव प्रणाली में संशोधन जो आवश्यक प्रस्ताव है वो आपके सामने प्रस्तुत है। कृपया उन पर निष्पक्ष रूप से पद का अहम छोड़ते हुए गंभीरता विचार कर विधि विशेषज्ञों से तथा न्यायपालिका से विचार विमर्श कर शीघ्र लागू करने की कृपा करें। अन्यथा आने वाले चुनाव में वही धनबल, ग्लैमर, बाहुबल, शराब, वाहनों, जाली नोटों, अपराधीकरण व भीतंत्र को ही बढ़ावा मिलेगा। आयोग द्वारा वैसे तो काफ़ी समय सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और चुनाव सुधार की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वो अपर्याप्त है। उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन अपर्याप्त है, काफ़ी सुधार की जरूरत है। और सबसे मेरा कारण है कि आयोग की अभी तक पूर्ण साक्षरता नहीं है। आयोग को पूर्ण साक्षरता और अधिकार मिलने चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मूल में समय समय पर संसद द्वारा संशोधन किए गए हैं। चुनाव को कॉम्प्लिकेटेड, भेदभावपूर्ण बना दिया गया है। बीच बीच संसद द्वारा कुछ सुधार जरूर किए गए हैं, लेकिन उनसे चुनाव और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। जैसे कि चुनाव चिन्ह आवंटन जो नियम है वो काफ़ी दूषित है और उसमें कमी है, उसमें सुधार की जरूरत है। अधिकांश पार्टियों के सांसद नहीं चाहते कि वास्तव में भ्रष्टाचार, महंगाई, भेदभाव, ग्लैमर मिटे, यानी कि पार्टियां और जो इससे फायदा उठा रही हैं वो क्यों चाहेंगे कि ये चुनाव सुधार हों। इसलिए जनता को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अध्यादेश लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक ही पद है भारत के राष्ट्रपति का, जो कि किसी पार्टी संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी कि दलगत भावना से दूर होना चाहिए। पार्टी राष्ट्रपति के बनने के बाद जो भी राष्ट्रपति बने उनके लिए, महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए दलगत भावना से ऊपर होकर देश के बारे में सोचना चाहिए। और अगर वो सोचेंगे तो ये चुनाव सुधार जरूर लागू करेंगे, तो तभी वास्तविक संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना होगी और हमारे संविधान रचयिताओं के उद्देश्यों की पूर्ति होगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जिन्होंने ये संविधान बनाया था।
क्योंकि संविधान में गणतंत्र है और गणतंत्र की लोकतंत्र है। लोकतंत्र के लिए अच्छे चुनाव की जरूरत है। ऐसे में महामहिम राष्ट्रपति को स्वतंत्र चुनाव कराए जाए, तभी वास्तविक गणतंत्र व्यवस्थापिका बनेंगे, अन्यथा ऐसा ही चलता रहेगा। अध्यादेश को संसद स्वयं या बाद में 6 माह के भीतर पास करने की जनगणना के आधार पर बाध्य होगी। नंबर 1, आपसे प्रार्थना की पूरी तैयारी करके ही चुनाव कराया जाए, अन्यथा फिर लोकतंत्र झूठा सिद्ध होगा। नामांकन में मतदाता प्रमाणपत्र अनिवार्यता क्यों नहीं समाप्त की जाती। नंबर 3, वोटर आईडी जो वोटर आईडी होती है, मतदाता पहचान पत्र की उपयोगिता नामांकन में क्यों नहीं रखी जाती, यानी वोटर आईडी की उपयोगिता होनी चाहिए। मतदाता संख्या बदलती रहती है, इसलिए वोटर आईडी की संख्या नामांकन में लिखी जानी चाहिए। नंबर 4, फर्जी प्रस्तावक ना हो अतः हस्ताक्षर के साथ अंगूठा निशानी भी का भी कॉलम नामांकन पत्र में होना चाहिए। इस प्रकार कार्यालयों चक्कर और फर्जीवाड़ा समाप्त होकर धन व समय की बचत होगी। धनबल रोकने हेतु धारा 144 के क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक सभाएं सामूहिक रूप से प्रशासनिक धनबल रोकने हेतु और धारा 144 के क्रियान्वयन ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक सभाएं सामूहिक रूप से प्रशासनिक सरकारी स्तर से कराई जाए। उनमें ही सभी प्रत्याशी, पार्टी पदाधिकारी व जनता मीडिया को आमंत्रित किया जाए। प्रत्याशी व पार्टी पदाधिकारियों के नीति सैद्धांतिक कार्यक्रम घोषित घोषणा पत्र संबंधी विचार भाषण करा जाए, उन्हें ही मीडिया निष्पक्ष रूप से प्रसारित करे। इस समय धनबल प्रत्याशी व पार्टियां ही सभाएं करा पाते हैं, यानी जो रैलियां होती हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। सरकारी स्तर पर, हर पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी मतलब मीटिंगें होनी चाहिए, सभा स्थल बनाए जाने चाहिए, मंच बनाए जाने चाहिए सरकारी खर्चे पर, तथा मीडिया में प्रचारित हों, उन्हें मीडिया प्रचारित करे, एक ही मंच से सभी प्रत्याशी बोले। इसका मतलब ये आर्थिक कमजोर प्रत्याशी पार्टियां सभाओं की परमिशन के लिए कॉम्प्लिकेशन तथा किराए के आदमियों के अभाव में धनबल की कमी और समय की बर्बादी के कारण सभाएं कराने व मीडिया में प्रचारित होने से वंचित हो रहे हैं। परमिशन के लिए वर्कर चाहिए जो पैसे से मिलते हैं, जो आपसों का चक्कर लगाएं, और धनबल और समय का खर्च होता है, ये रुक जाएगा इससे। इस समय सत्ताबल व धनबली ऑफिसों पर हावी है। धारा 144 वास्तव में दिखावा और ढोंग है, उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि धारा 144 में 4 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन होते हैं, रैलियाँ होती हैं, मीटिंग होती है। धारा 144 कहाँ है? जो पैसे वाले और सत्ता वाले लोग इसका लाभ उठाते हैं, यानी कि धारा 144 का फायदा वही उठाते हैं जिन पे पैसा है और सत्ता पर है। इसका लाभ शासन प्रशासन दबंग लोग ही उठा रहे हैं। चुनाव प्रचार में एक वाहन से ज़्यादा की परमिशन था 5 व्यक्तियों ज़्यादा की परमिशन जनसंपर्क हेतु नहीं होने चाहिए, इससे अपार धन व्यय होता है, भीड़तंत्र पर रोक लगेगी। जब एमएलए और एमपी बनना है तो वह सीधा जनता से संपर्क बीच के बिचौलियों में क्या हो सकता है। धनबल, वाहन बल, ग्लैमर, मादक पदार्थों के लालच में भावना को भड़का कितनी ही भीड़ इकट्ठी की जा सकती है। यही लालची लोग बिचौलिया बनकर जनता से वोटों का सौदा कराते हैं तो चुनाव प्रभावित करते हैं। अब तक देखा गया है कि देश व प्रदेशों की सत्तारूढ़ रही सभी पार्टियों ने राजधानी जिलों पर जो रैलियां की हैं उनमें बड़ी संख्या में बसें, कारें सत्ताबल और धनबल के आधार पर बुक करा ली जाती है। आपने देखा होगा जब रैलियाँ होती किसी पार्टी की, सब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, सब गाड़ियाँ बुक कर ली जाती है, बसें बुक करा ली जाती है। जनता परेशान होती है, रोड पे लोग, बच्चे बूढ़े बीमार पड़े होते हैं, सब बसें रैलियों में लगा दी जाती है। रैलियों में लोग टक्कर मारते हैं, धूल खाते हैं और वापस आ जाते हैं, तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। और 5 मिनट को नेताजी बोलकर चले जाते हैं, 5 मिनट के भाषण के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? ये धनतंत्र, लोकतंत्र, धनतंत्र रोककर लोकतंत्र में सुधार होना चाहिए। बड़ी बड़ी भीड़ें इकट्ठी कर रोड जाम कराए जाते हैं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी जाती है। जनजीवन यात्रियों को अपार कष्ट पहुँचाया जाता है। हर गांव में कुछ शराबी व दलाल किस्म के असामयिक तत्व हैं
उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। वही पूरे चुनाव पे बिगाड़ते हैं, वही पूरे इतना बड़ा चुनाव की जो लिमिट का खर्चा है उससे कई गुना खर्चा चुनाव पर करा दिए जाते हैं। और चुनाव का खर्चा झूठे शपथ पत्र लगाकर दिखा दिए जाते हैं। ये भ्रष्टाचार और ये झूठ रोका जाना चाहिए। वही चुनाव को प्रभावित करते हैं, अच्छे प्रत्याशियों का मनोबल तोड़ने हित भय पैदा करते हैं। दलालों और चमचों पर अंकुश लगाना चाहिए, यानी कि प्रत्याशी के साथ ये चमचे और ये जो सपोर्टर के नाम पे हैं वो नहीं घूमने चाहिए। 5 आदमी ज़्यादा एक साथ में नहीं घूमना चाहिए। जब धारा 144 है तो 4 आदमी से ज़्यादा किसी भी समय कहीं पर भी कोई नहीं घूमना चाहिए। तो धारा 44 कहाँ है? भीड़ घूम रही है, धारा 144 लगी है, नेताजी घूम रहे हैं, 2 साइडों में प्राइवेट साइडों है और चमचे हैं, गाड़ियां हैं और धारा 144 लगी है। 4 आदमी से ज़्यादा का नियम नहीं है और भीड़ इकट्ठी हुए रोडों में घूम रहे हैं। ये क्या तमाशा, ये बंद होना चाहिए। नंबर 7, 1967 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के संशोधन में प्रत्याशियों को 4 भागों में बांटकर भेदभाव पैदा कर दिया गया है। निर्दलीय प्रत्याशी, रजिस्टर्ड प्रत्याशी, प्रादेशिक प्रत्याशी और राष्ट्रीय पार्टी प्रत्याशी, यानी 4 तरह के प्रत्याशी होते हैं। निर्दलीय होता है, रजिस्टर्ड पार्टी के होते हैं, प्रदेश स्टेट पार्टी के होते हैं, नेशनल पार्टी के होते हैं, राष्ट्रीय पार्टी। 4 तरह की मान्यता दी जाती है पार्टियों को। 3 तरह की पार्टियों की मान्यता है। चौथे निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं। कायदे में जितने प्रत्याशी हैं सभी को बराबर अधिकार होना चाहिए। प्रत्याशी सब बराबर हैं, लेकिन चुनाव में भेदभाव होता है, ये भेदभाव रुकना चाहिए। इनको चुनाव चिन्ह आवंटन में भेदभाव होता है। संविधान में सबकी समानता होनी चाहिए। गणतंत्र को ठेस पहुँचाई जा रही है। ये 1968 का संशोधन चुनाव चिन्ह आवंटन रद्द होना चाहिए और 1968 से पहले का पुनः लागू होना चाहिए, यानी जो चुनाव लड़े उसको चुनाव चिन्ह पहले ही आवंटित कर देना चाहिए। नामांकन हेतु सभी प्रत्याशियों के प्रस्ताव बराबर एक ही होना चाहिए। किसी के 10 हैं, किसी के 1 है, किसी के 2 है, तो बराबर ही होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। प्रत्याशियों के साथ भेदभाव नहीं चाहिए। जो हर पार्टियों के प्रस्तावक 1 या 2 हैं तो निर्दलीयों का भी 1 या 2 होनी चाहिए। इससे भीड़ तंत्र को रुकावट मिलेगी। अधिक प्रस्तावक रोककर तथा भीड़ तंत्र को रोकना चाहिए, क्योंकि उससे खर्चा और भीड़ तंत्र को ही बढ़ावा मिलता है, सिद्धांत को नहीं। देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदार पार्टियां वह नेता ही चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए प्राय नजर आते हैं, बाहर हैं। चुनाव आचार संहिता की धज्जियां कौन उड़ाता है? बड़ी बड़ी पार्टियां, जिम्मेदार नेता, बड़े मंत्री, बड़े पैसे वाले, कमजोर प्रत्याशी, निर्दलीय वगैरह चुनाव आचार संहिता की धज्जियां बहुत ही कम उड़ाते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी वही उड़ाएगा जिस पर धर्मबल होगा, बाहुबल होगा, माफिया होगा, वही चुनाव आचार संहिता को तोड़ेगा। कमजोर प्रत्याशी धर्मबल से वो नहीं तोड़ेगा और चुनाव आचार संहिता में कमजोरी फंसे जाते हैं। रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। नामांकन समय यात्रियों को बसें तक नहीं मिल पाती है। बच्चे, बूढ़े, बेहलाए, बीमार लोग सड़कों बसों का इंतजार करते हुए यात्रियों को बसें तक नहीं मिल। जो प्रत्येक बस से जाकर नामांकन करना चाहें वो जिला मुख्यालय तक नामांकन के समय 3 बजे तक पहुँच पाने हो जाते हैं, क्योंकि बसें सब बड़ी हुई पार्टियाँ हायर कर लेती हैं, अपने ले लेती हैं। तो जो प्रत्याशी हैं वैसे कमजोर प्रत्याशी उन्हें बसें नहीं मिल पाती है। नामांकन को कहाँ से आए? वहाँ पर भी जाकर वोटर लिस्ट देखने में, वोटर संख्या देखने में, मतदाता प्रबंध लेने में समय खर्च होता है। अतः बहुत से प्रत्याशी नामांकन कराने से वंचित रह जाते हैं। अतः नामांकन में वोटर आईडी व फोटो स्टेट तथा प्रत्याशी प्रस्तावक की वोटर आईडी नाम संख्या ही अतः हस्ताक्षर से अंगूठा निशानी अंकित कराया है, यानी कि जो नामांकन पत्र है उसमें संशोधन किया है। अंगूठा निशानी का कॉलम होना चाहिए, वोटर आईडी का नंबर का कॉलम भी होना चाहिए। नंबर 8, प्रत्याशी नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर समक्ष वकीलों से नहीं भरवा। जो नामांकन पत्र वकीलों से भरवाते हैं, जब तुम MP MLA बनने जा रहे हो तो अपना नामांकन अकेले जाओ, खुद रिटर्निंग ऑफिसर सामने जो प्रत्याशी जाए अपना नामांकन पत्र खुद अपने हाथ भरे। कम से कम इतना प्रत्याशी जब MP MLA बनने जा रहे हैं तो अपना नॉमिनेशन पेपर, नामांकन पत्र ही भरना नहीं आता, वकील भरेंगे तुम क्या देश चलाओगे? तो कहने का मतलब जो है नामांकन पत्र भरने के लिए प्रत्याशी स्वयं अकेला जाए और रिटर्निंग ऑफिसर सामने ब्लैंक पेपर ले और भाई भर के दे, तब पता चलेगा कितनी काबिलियत है प्रत्याशी में।
मंत्री संतरी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और नामांकन पत्र तुम्हारे वकील भर रहे हैं, वकीलों की एंट्री के यहाँ बंधित होनी चाहिए, प्रतिबंधित होनी चाहिए। और जो शपथ पत्र लगता है साथ में वो चुनाव से पहले ही ले लेना चाहिए और बाद में भी दिया जा सकता है। और उसमें शपथ जो है ईश्वर की नहीं होनी चाहिए, शपथ होनी चाहिए निकटस्थ रिश्तेदार की शपथ ली जानी चाहिए, जिससे वो झूठे आजकल झूठे शपथ पर लगाए जा रहे हैं। तो उसमें निकटस्थ रिश्तेदार की शपथ ली जानी चाहिए, उसकी कसम कह मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है। उसमें पत्नी पुत्र पुत्री भाई माँ बाप को साक्षी मानकर शपथ ली जानी चाहिए, तब शपथ पत्र वैलिड होना चाहिए। और उसकी वीडियो कैमरे के सामने होनी चाहिए, स्टाम्प पर हस्ताक्षर होने चाहिए, तब वो शपथ पत्र मान्य होना चाहिए। आजकल झूठे शपथ पत्र लगाए जा रहे हैं, पर कुछ होना चाहिए। और शपथ पत्रों की जांच नार्को टेस्ट के द्वारा भी की जानी चाहिए। और शपथ पत्र में घोषणा होनी चाहिए कि मैं देश समाज इंसानियत कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा तथा जातिवाद संप्रदाय क्षेत्रवाद लिंगवाद वर्गवाद को न बढ़ाऊंगा, न तुष्टिकरण करूंगा, न भेदभाव करूंगा, अपराधीकरण भ्रष्टाचार न करूंगा, न करने दूंगा तथा कम से कम निर्धारित चुनाव खर्च सीमा के अंदर ही चुनाव लड़ूंगा और आचार संहिता का पालन करूंगा। यही शपथ पत्र चुनाव खर्च सीमा ब्यौरा देते वक्त भी घोषित होना चाहिए। इस समय मीडिया सत्ता अधिकारी गुप्तचर एजेंसी शासन प्रणाली प्रत्याशी स्वयं जानते हैं कि वे चुनाव में चुने हुए लोगों ने वास्तव में कितना खर्च किया है और झूठे शपथ पत्रों के माध्यम से कितना खर्चा दिखाया है। तो ये सब झूठ बंद होना चाहिए। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। अतः ये झूठ तंत्र खत्म होना चाहिए, वास्तव में सच्चा लोकतंत्र आना चाहिए। अतः अब तो झूठे कागजी कार्रवाइयाँ और सत्ता संशोधन होना चाहिए, अन्यथा ये भ्रष्टाचार महंगाई और राजनीतिक अपराधीकरण व्यापार बढ़ता ही जाएगा। ये राजनीतिक व्यापार खत्म होना चाहिए। भारत की लीडरशिप कलंकित होती जा रही है, नेता बदनाम हो रहे हैं।